Hello guys, welcome back for the Eastern platform. Myself Srujan BR. आज हम नया सेक्शन शुरू कर रहा है। वो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का 2019 पेपर शुरू कर रहा है। ठीक है, 2019 पेपर हम शुरू कर रहा है। और आज एक सेक्शन से पहला वाला क्वेश्चन से हम शुरू कर लेंगे। ठीक है, दोबारा आपको सभी को स्वागत है ईस्टर्न प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा नाम है सृजन BR। ठीक है, चलो दोस्तों, हम आज शुरू कर लेंगे। पहला वाला क्वेश्चन, the specific redox reaction of a chlorine is known as। भाई specific redox reaction of a chlorine, इसको क्या बोलते हैं हम? स्पेसिफिक एक्चुअली ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हम इसको रिपीटेड क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बहुत मतलब एक बार दो बार पूछ चुका है। ठीक है भाई, चलिए देखो, मतलब पूछ रहा है कि स्पेसिफिक रेडॉक्स रिएक्शन ऑफ अ क्लोरीन को क्या बोलता है? उसको रिडक्शन बोलता है? नहीं, हमको एक चीज ध्यान रखना है कि रेडॉक्स रिएक्शन मतलब कि वहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है प्लस रिडक्शन भी हो रहा है ना। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों भी हो रहा है। मतलब इसका मतलब कि रेडॉक्स क्लोरिनेशन हो सकता है? नहीं। रेडॉक्स क्लोरिनेशन हो सकता है क्या? नहीं, वो भी नहीं हो सकता है। और क्या हो सकता है भाई? देखो, रिडक्शन हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेशन नहीं है। और ऑक्सीजन होता है क्या? नहीं, वहां पे रिडक्शन नहीं है। तो हमारे यहाँ पे दो ऑप्शन बचा हुआ है। इस दोनों में कौन सा हो सकता है ये हमको देखना है। ठीक है, देखो, रेडॉक्स क्लोरिनेशन होने का चांसेस है क्या? हम पहले डिस्प्रपोर्शनेशन देख लेंगे। डिस्प्रपोर्शनेशन क्या बोलता है भाई? डिस्प्रपोर्शनेशन क्या बोलता है? डिस्प्रपोर्शन मतलब कि नॉर्मली देखो, Cl2 है प्लस H2O के साथ ट्रीट करके ये Cl2 कौन सा ऑक्सीजन स्टेट में था? Cl2 जीरो ऑक्सीजन स्टेट में था। और ये क्या हो गया? HOCl बन गया प्लस HCl बन गया। ठीक है, HCl बन गया। अब ये दोनों का ऑक्सीजन स्टेट नंबर देख लो। इस Cl का ऑक्सीजन स्टेट नंबर +1 है और इसका तो -1 है। तो मतलब 0 2 +1 हो गया, मतलब कि इधर ऑक्सीडेशन हो चुका है ना। और 0 2 -1 हो चुका है, इसका मतलब कि वहां पे रिडक्शन हो चुका है भाई। ये इसको बोलता है, कोई रिएक्शन पे कहीं पे भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मतलब कि चेंज इन द ऑक्सीजन स्टेट होता है ना, उसको हम बोलता है डिस्प्रपोर्शनेशन। क्या बोलते हैं भाई? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, और क्या बात है, क्लोरीन मॉलिक्यूल है ना, वो डिस्प्रपोजिशन टू गिव द एसिडिक प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें डिस्प्रपोजिशन ओके, डिस्प्रपोजिशन ओके हमको एसिडिक प्रोडक्ट देता है। एसिडिक प्रोडक्ट कौन सा भाई? HCl, ये एसिडिक प्रोडक्ट है ना। हाँ, एसिडिक प्रोडक्ट देता है। ठीक है भाई, चले, हमारा आंसर मिल गया। पहले वाला क्वेश्चन था, क्या था? स्पेसिफिक रेडॉक्स रिएक्शन ऑफ क्लोरीन को हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, और रेडॉक्स क्लोरिनेशन नहीं बोलता है, ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। चले, अब देखो सेकंड क्वेश्चन पे ऊपर आ जाओ। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन, मतलब कि इस चारों में कौन सा स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, ये पूछ रहा है। क्या भाई? इस पूछ रहा है कि इसमें कौन सा स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है। देखिए भाई, कौन सा स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है भाई? आपको 1000 किलो पास्कल मतलब क्या होता है भाई? 1000 किलो पास्कल, हाँ, एक चीज ध्यान रखना है, 1000 किलो पास्कल मतलब कि इधर इसका 1 बार। 1 बार मतलब क्या है? 1 बार मतलब कि 1 ATM, मतलब 0.9 ATM आता है। हम इसको कंक्लूड कर लेंगे 1 ATM। ठीक है भाई, समझ रहे हैं ना आप? 1000 किलो को हम 1 ATM बोलता है। और देखो, 1 मोल पर DMQ, भाई 1 मोल पर DMQ मतलब क्या भाई? वॉल्यूम होता है क्या? DMQ मतलब क्या होता है? वॉल्यूम मतलब क्या हो सकता है इधर? हाँ भाई, मोल लीटर होता है। वॉल्यूम कैसे? DMQ लीटर कैसे हो गया भाई? DMQ लीटर कैसे है? हाँ देखो, इधर देखो क्या है।
1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब है ना। तो हमको क्या पता है, हमको पता है 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या है, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 dm। तो इधर 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना डीएम है भाई, सॉरी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 dm। 1000 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 100 dm है ना। देखो 1 मोल पर डीएम क्यूब, हाँ भाई 1 लीटर इज इक्वल टू, सॉरी 1000 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या है, 1 लीटर इज इक्वल टू, सॉरी 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या है, इधर देखो 1000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब, देखो मैं आपको इजी वे में दिखाता हूँ। 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 dm। तो 10 पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 dm क्यूब, ठीक है 1 dm क्यूब, 10 पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, एंड दैट इज इक्वल टू 1 dm क्यूब, मतलब कि इधर आ गया ना 1 dm क्यूब। हाँ बस देख ले आ गया 1 dm क्यूब, है ना। ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, 1 लीटर तो स्टैंडर्ड कंडीशन है, ठीक है, वहां पे मोल पर लीटर है ना, मोल पर लीटर ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, 1 मोल पर लीटर है ना, ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो 1 मोल पर डीएम क्यूब ये स्टैंडर्ड कंडीशन हो सकता है, ठीक है भाई। चलिए क्या है, हाँ 1 मोल पर डीएम क्यूब, हाँ यही स्टैंड विच इज नॉट अ स्टैंडर्ड कंडीशन पूछा ना, 298 केल्विन तो इधर स्टैंडर्ड कंडीशन है, 25 डिग्री सेल्सियस है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। और देखो 1000 किलो पैस्कल होता है ना, 1 बार होता है 1000 किलो पैस्कल, इसको हम 1 atm बोलते हैं, ठीक है। और 1 मोल पर डीएम क्यूब सोल्यूशन, हाँ ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन है, ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन है, ये भी है, लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सा नहीं है, हाँ ऑप्शन बी है 100 atm। 100 atm तो स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, हमारा कौन सा स्टैंडर्ड कंडीशन है भाई, देखो 22.4 मोल पर डीएम क्यूब, ये तो वॉल्यूम का स्टैंडर्ड कंडीशन है, ठीक है। और 298 केल्विन ये टेम्परेचर का है ना। और 1 atm ये प्रेशर का है, ठीक है, ये प्रेशर का था, इतना पूरा स्टैंडर्ड कंडीशन है, ठीक है। इसमें कन्वर्शन होता है, बस इसमें कन्वर्शन होता है, और कुछ नहीं है, इसमें कन्वर्शन होता है पूरा, मतलब क्या क्या कन्वर्शन होता है। 298 केल्विन को हम नॉर्मली 25 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं ना, 25 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर का स्टैंडर्ड कंडीशन है, ठीक है। ये 1 atm प्रेशर है, हम इसको 1000 किलो पैस्कल भी बोल सकते हैं, प्रेशर का ही भी है, ठीक है। चलो चलो भाई, हो गया इसका स्टैंडर्ड कंडीशन का आंसर क्या होना चाहिए, हाँ स्टैंडर्ड कंडीशन का आंसर होना चाहिए 100 atm। चले, अब चले देखो, अब चले थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, क्या पूछ रहे भाई, थर्ड क्वेश्चन, विच ट्रांजिशंस आर स्टडीड बाय अ यूवी स्पेक्ट्रोमेट्री, यूवी स्पेक्ट्रोमेट्री में कौन सा ट्रांजिशन पड़ता है इधर, हाँ भाई देखो, न्यूक्लियर ट्रांजिशन है, और वाइब्रेशनल है, और इलेक्ट्रॉनिक है, सब कुछ है ना। इसमें हम कौन सा पढ़ते हैं, देखो रोटेशनल, इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल, मैं इसको दिखाता हूँ अभी, एक टेबल बना लेंगे हम, एक टेबल बना के हम देख लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव से, ठीक है। अब देखो पहला हम कंसिडर कर लेंगे रेडियो वेव से, ठीक है। पहला क्या है, रेडियो वेव्स, रेडियो वेव से हम फाइंड करते हैं एनएमआर, ठीक है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है ना, एनएमआर। और ये तो रेडियो वेव्स हो गया, और माइक्रोवेव्स, सॉरी माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स किसका है, रोटेशनल है,
रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। और कौन सा है? और आईआर, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड होता है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। और कौन सा है? और यूवी होता है, यूवी। ए होता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। और हम एक्सरे है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से हम फाइंड करता है। एक्सआरडी, हम इसको नॉर्मली एक्सआरडी बोलते हैं, ठीक है। और कौन सा है? गामा रेस, मॉस्फोर स्पेक्ट्रोस्कोपी आता है, ठीक है। न्यूक्लियर मॉस्फोर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको हम न्यूक्लियर मॉस्फोर स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, ठीक है भाई। और भी डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आता है, ठीक है। मतलब अभी मेन है ये चार, मतलब ये चारों मेन है, ठीक है। ये चारों मेन है, लेकिन इसमें नॉर्मल थिंग क्या है कि इसमें क्या देखना है, अभी ये चारों ना वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चारों वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दोनों बहुत कम रेयर यूज करता है, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। और इसमें एनएमआर मतलब प्रोटो एनएमआर भी आता है, ठीक है। मतलब प्रोटो एनएमआर है, और पीएस मतलब वो भी आता है, प्रोटॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना। पीएसआर आता है, मतलब वो भी सभी आता है, लेकिन वहां पे स्पिन मतलब रेडियो वेव से ज्यादा आता है, ठीक है। देखो हमारे क्या पूछा था? यूवी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में आया था इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी आता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आता है इधर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ठीक है भाई। देखो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहाँ पे है भाई? देखो क्या है, द विच ट्रांजिशंस आर स्टडीड बाय यूवी स्पेक्ट्रोमेट्री। रोटेशनल तो किसमें किसमें पड़ता है? ये माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक तो यूवी में पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक तो यूवी में पड़ता है। और वाइब्रेशनल तो किसमें पड़ता है? वाइब्रेशनल तो आईआर में पड़ता है। और न्यूक्लियर न्यूक्लियर तो मॉस्फोर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो गामा रेस पे पड़ता है, ठीक है। ये गामा से पड़ता है, ठीक है। चले भाई, हम तीन क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, और इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। यूवी में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। अब देखो चलो, विच इलेक्ट्रोड्स मे बी, फोर्थ क्वेश्चन देखो, which electrodes may be used to determine the pH of a solution। देखो भाई क्या था, the which electrode may be used to determine the pH of a solution। भाई चारों में इस चारों में कौन सा डिटरमाइन कर सकता है, बता। देखो भाई क्या था, क्वीन नाइट्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ऑल ऑफ द अबव, ग्लास इलेक्ट्रोड। भाई इसमें तीनों में भी हम पीएच फाइंड कर सकता है, ठीक है। तीनों में भी हम पीएच फाइंड कर सकता है। मैं इसको देखो, तीनों में कैसे फाइंड कर सकते हैं भाई? पहले देखो ग्लास इलेक्ट्रोड का, भाई इसमें कौन सा है देख लो, आप लोग क्वेश्चन देख लो दोबारा एक बार, मतलब कौन सा है। एक पहला वाला है, एक क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और दूसरा वाला कौन सा है? और दूसरा है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब इसमें सभी का हम देखना है, ठीक है। सभी का हम देखना है कौन सा क्या क्या कहाँ पे होता है, क्योंकि वहां पे हमको वहां पे ही जानकारी मिलता है ना हमको, मतलब कौन सा पे वो करना है नहीं करना है, ठीक है। देखो ग्लास इलेक्ट्रोड पे हमारा पीएच फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है। ये कौन सा फॉर्मूला है वो?
देखो भाई, वो क्या है फॉर्मूला? नॉर्मली एक ग्लास इलेक्ट्रोड होता है ना, किसमें बीच में होता है? ग्लास इलेक्ट्रोड नॉर्मली इस दोनों को बीच में होता है कि नॉर्मली उधर पे ग्लास का एक है, और ठीक है, वहां पे एक कॉइल फिक्स होगा नीचे तक। ठीक है, देखो ये होता है एजीसीएल कोटेड सिल्वर वायर। ठीक है, मतलब कि एजीसीएल कोटेड, एजी वायर सिल्वर वायर होता है। ठीक है, ये सिल्वर वायर होता है। ठीक है, सिल्वर वायर, और ये सिल्वर वायर हो गया। और मतलब हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, मतलब सॉल्यूशन इसका किसमें है सॉल्यूशन? ये एक्चुअली वो नॉर्मली क्या है, एचसीएल का मतलब सैंपल सॉल्यूशन होता है, इसके अंदर सैंपल सॉल्यूशन होता है ये। और ये एजीसीएल किसके अंदर डाल चुका है? ये एजीसीएल डाल चुका है किसके अंदर? हाँ, ये एजीसीएल डाल चुका है एचसीएल के सॉल्यूशन के अंदर, एचसीएल सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब कि इधर पे ही हमारा सब कुछ काम वगैरह कुछ हो जाएगा। ठीक है, कैसे देखो, ये तो ग्लास इलेक्ट्रोड। ठीक है, एक ग्लास इलेक्ट्रोड है, मतलब है ना, यही ग्लास इलेक्ट्रोड है। ठीक है, एक ग्लास इलेक्ट्रोड है, ये सॉल्यूशन है। मतलब कि सॉल्यूशन और ग्लास इलेक्ट्रोड के बीच में इंटरफेरेंस होता है ना, वो हम ग्लास इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इससे हम फाइंड कर सकते हैं कैसे होता है। मतलब इसका नॉर्मली सेल रिएक्शन क्या होता है भाई? सेल रिएक्शन एजी सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड ए सॉलिड 0.1 नॉर्मल HCl और ग्लास। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन इधर, वहां पे इधर पे एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन करना है। ठीक है, ये हमारा सेल रिएक्शन होता है। इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या है, मतलब कि पहले ग्लास Na+, मतलब कि ये हमारा सॉल्यूशन एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन है, प्लस H+ है, और इसमें हम दोनों इक्विलिब्रियम में रहता है किसके साथ? ग्लास H+ प्लस NaCl के पास। हाँ, ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अभी इसका क्या होता है? अभी इसका सेल रिएक्शन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कंडीशन प्लस 0.0591 pH बस, है ना। हम इससे हम फाइंड कर सकते हैं क्या हो रहा है इसमें ना। ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, मतलब इधर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कुछ नहीं हो रहा है, बस ये इक्विलिब्रियम का एग्जिस्ट होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट होता है, ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट होता है। ठीक है भाई, चले, ये हमारा नॉर्मली पीएच फाइंड करने का एक ग्लास इलेक्ट्रोड। ठीक है, पीएच फाइंड करने का। और दूसरा कौन सा इलेक्ट्रोड था? हम अभी दूसरा देख लेंगे, क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। ठीक है, कौन सा है वो? क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। ठीक है, क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड, इसमें नॉर्मल मतलब इसमें ज्यादा इंडेप्थ नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग ज्यादा देखा होगा इसको। ठीक है, नॉर्मली वहां पे क्या है, प्लैटिनम वायर होता है और एक कॉइल है, और इसमें लिक्विड बना देता है। ठीक है, एक इसका वायर है, एक प्लैटिनम वायर है। ठीक है, और एक कौन सा लिक्विड है? एक वो होता है नॉर्मली क्वीन हाइड्रोन एंड क्विनोन, इक्विमोलर मिक्सचर्स होता है इसका। ठीक है भाई, ये होता है। और इसमें क्या है, एज अ नॉर्मली रिएक्शन क्या होता है? इधर क्वीन हाइड्रोन होता है ना, हाइड्रोक्विनोन, सॉरी हाइड्रोक्विनोन। ये नॉर्मली क्विनोन है।
चले। बस इसका रिएक्शन क्या होता है भाई, इसका नॉर्मली दो टाइप होता है, पहला वाला ऑक्सीजन पे होता है और दूसरा वाला रिडक्शन पे होता है। पहला वाला हम देख लेंगे ऑक्स कैथोड पे, मतलब है ना, कैथोड पे क्या होता है भाई, रिडक्शन होता है ना कैथोड पे। हाँ देख ले। ठीक है, कैथोड पे होता है रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन क्या, कहां पे क्या होता है, वहां पे रिडक्शन होता है नॉर्मली क्विनोन प्लस टू हाइड्रोजन प्लस टू इलेक्ट्रॉन गेन करके वहां पे क्वीन आयोडोन बन जाएगा। ठीक है, अब इसका रिएक्शन, इसका इसका क्या होता है भाई, हाँ इसका रिएक्शन होता है कि नॉर्मली फॉर्मूला है होता है कि, बस मतलब फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस साइन कन्वेंशन चेंज होता है बस। ठीक है, ये सब कुछ सेम ही है। एक कैथोड रिडक्शन पे, अब देखो एनोड पे ऑक्सीडेशन पे क्या हो रहा है, इधर इधर हो रहा है कि QH2 से हमको क्या क्या मिल रहा है, QH2 से हमको नॉर्मली क्विनोन मिल गया और टू हाइड्रोजन हाइड्राइड सॉरी हाइड्राइड सॉरी प्रोटॉन्स मिल गया और टू इलेक्ट्रॉन्स मिल गया, और इसका रिएक्शन सेम ही होता है लेकिन कुछ चेंजेस होता है बस। H2 से HF सॉरी QF इज इक्वल टू E नॉट। बस सिंपल, एक कैथोड के लिए, ये एनोड के लिए, बस ये एनोड के लिए और ये कैथोड के लिए। ठीक है, चलिए, दिस फॉर अ कैथोड, दिस फॉर अ एनोड। ठीक है भाई, बस मतलब से देखो इसमें भी पीएच देखता है, हम इसमें भी पीएच मेजर कर सकते हैं ना, हाँ मतलब क्वीन आयोडोन इलेक्ट्रोड से भी हम पीएच मेजर कर सकते हैं। ठीक है भाई, हम पीएच मेजर कर सकते हैं। और लास्ट में कौन सा बचा हुआ है, और लास्ट में बचा हुआ है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बहुत बार देखा है, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलता हूँ, बस फॉर्मूला लिख लेता हूँ। ठीक है, मतलब कि वो पहले से मतलब बहुत पहले से हम पढ़ के है ना उसको, हाँ डायरेक्ट में फॉर्मूला लिख लेता हूँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नॉर्मली फॉर्मूला एनोड के लिए होता है, कैथोड के लिए होता है -0.0591 pH, और एनोड के लिए होता है 2.0591 pH। बस देखो भाई, बस यही है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, चले मैं देखो इसमें भी क्या देख रहा है हम, इसमें भी पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन देखते हैं ना, पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, हाँ मतलब कि हमारा आंसर पे कहाँ पे है हमारा आंसर, देखो हमारा आंसर पे भी हम क्या देखना है, विच इलेक्ट्रोड में बी यूज टू डिटरमाइन द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, में हम ऑल ऑफ दिस मार्क कर रहे हैं क्योंकि वहां कहीं पे सभी पे भी पीएच मेजर कर रहे थे ना, हम पीएच मेजर कर रहे थे, हाँ समझ रहे हो आप, सभी में भी पीएच है इसलिए हम इससे हम पीएच मेजर कर सकता है। चले भाई चले, अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन देखो, विच एसिड इज प्रेजेंट इन अ लेमन, लेमन में कौन सा एसिड प्रेजेंट है भाई, देखो लेमन में हमको नॉर्मली पता है लेमन में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, ये नॉर्मली जनरल क्वेश्चन है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है लेमन पे। ठीक है, लेमन पे कौन सा एसिड है, सिट्रिक एसिड है, लेकिन लैक्टिक एसिड कहां पे भाई, लैक्टिक एसिड होता है मिल्क पे, कब, व्हेन इट इज अ डीफ्रैगमेंट, मतलब फ्रैगमेंटेशन हो गया ना, सॉरी फ्रैगमेंटेशन बोल रहा हूं मैं, नहीं फ्रैगमेंटेशन नहीं, नॉर्मली वहां पे मतलब आप इसको क्या ऐड करता है, फ्रैगमेंटेड प्रोसेस होता है ना, फ्रैगमेंटेशन, हाँ डीफ्रैगमेंटेशन फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस, फ्रैगमेंटेशन ऑफ अ मिल्क होता है ना, वहां पे लैक्टिक एसिड बन जाता है। ठीक है, वहां पे लैक्टिक एसिड बनता है, मतलब ये तो नॉर्मली मिल्क में भी फाउंड है। ठीक है, इट्स फाउंड इन अ मिल्क इटसेल्फ, बट व्हेन द प्रोसेस व्हेन इट इज अ when it is formed, when you add a milk,
प्लस यू विल ऐड अ कर्ड और लेमन, मतलब लेमन जूस, मतलब ऐसे टाइम पे वहां पे मिल्क प्लस लेमन, मतलब वहां पे प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। और टार्टरिक एसिड कहाँ पे प्रोड्यूस होता है भाई? टार्टरिक एसिड, हाँ, एक टार्टरिक एसिड है नॉर्मली फ्रूट्स, मतलब फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, अनराइपेंड फ्रूट्स, मतलब टार्टरिक एसिड हम टोमेटो में देखते हैं ना। हाँ, हम टोमेटो में टार्टरिक एसिड देखता है, और होता है ना इमली, टर्मरिंट्स, टर्मरिंट्स पे भी देखते हैं, ठीक है। और राइपेंड फ्रूट्स, मतलब राइपेंड फ्रूट मतलब वहां पे, मतलब कट्टा, द वर्ड वी यूज सोर और अ कट्टा, फ्रॉम देयर वी फाइंड द tartaric acid, okay, there we find a tartaric acid, the fragmentation of milk we find lactic acid or citric acid in a lemon, or malic acid is also found in a fruits like apple juice. That from there we will find this, okay. Juices, okay, different type of, like we can use that malic acid for a grape juice, watermelon juice, okay. Like normal example for the grape juice और वाटरमेलन, ठीक है। ये वाला टाइप हम यूज करता है मैरलिक एसिड पे, ठीक है। चले, हमारा आंसर क्या है भाई? सिट्रिक एसिड है, ठीक है। हम इसको, मतलब नॉर्मली सिंपल चीज है ये, ज्यादा लेमन वी फाउंड सिट्रिक एसिड बस, और टार्टरिक एसिड लाइक इन टोमेटोज और टर्मरिंट्स, और लैक्टिक एसिड फ्रेगमेंटेशन ऑफ अ मिल्क पे टार्टरिक, मतलब लैक्टिक एसिड फाइनली फॉर्म होता है लास्ट पे, ठीक है। और देखो, ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑफ अ फॉलोइंग एट अ एसटीपी इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। मैं अभी अभी आप लोग को दिखाया था स्टैंडर्ड प्रेशर ऑफ स्टैंडर्ड वॉल्यूम क्या होता है। देखो मैं क्या लिखा था स्टैंडर्ड वॉल्यूम के लिए, 22.4 मोल पर डीएम क्यूब लिखा था ना वॉल्यूम। हाँ भाई, 22.4 है, लेकिन इधर कितना दिया है? 22, कहाँ पे भाई? 22 मोल पर डीएम क्यूब है ना। मैंने क्या बोला था? 1 मोल, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। 1 लीटर इज इक्वल 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 22.4 लीटर इज इक्वल टू हाउ मच? जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, just cross multiplied, you will get a value of 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, ये होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ओके। ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। कैसे? दोबारा दिखाता हूँ, देखो। नॉर्मली 22.4 लीटर है हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन है, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन। सो हमको एक चीज पता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो 22.4 लीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर क्यूब, है ना। इसको मल्टीप्लाई करो, 1000 इंटू 22.4, वी गेट 22,400 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 22,400 सेंटीमीटर क्यूब एज अ व्हाट? एज अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंसिडर्ड वॉल्यूम, ठीक है भाई। चले, कहाँ पे है? हाँ, 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। चलो, अब देखो ग्लूकोज। अब क्या देखना है? अब देखना है कि वहां पे ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद, ग्लूकोज किसके साथ रिएक्ट नहीं करता, ये पूछता है ना ग्लूकोज। हाँ, ग्लूकोज HCl के साथ रिएक्ट करते हैं क्या? हाँ, साइनाइड के साथ, हाइड्राइड साइनाइड के साथ, और सोडियम बाइसल्फेट के साथ, और ये क्या ये हाइड्रोजन है, एरोमेटिक हाइड्रोजन है ना। हाँ, हाइड्रोजन के साथ फिनाइल, मतलब अराइल हाइड्रोजन है, और वी कॉल फिनाइल हाइड्रोजन। और ये क्या है? हाइड्रोजोन, मतलब हाइड्रोजन इसमें रिएक्ट करता है क्या? चेक कर लेंगे हम पहले चेक कर लेंगे किसके साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है भाई। चले, देखो, पहले हम कंसिडर कर लेंगे किसके साथ? साइनोहाइड्रिन से के साथ, ठीक है। पहले हम कंसिडर कर लेंगे साइनोहाइड्रिन के साथ पहले एक, ठीक है। मैं पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखना जरूरी है भाई, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ग्लूकोज कहाँ से है? मतलब ऑल्डिहाइड होता है ना ग्लूकोज में, हाँ, ऑल्डिहाइड है, और CHOH 4 टाइम्स, फाइनली अल्कोहल, सॉरी फाइनली CH2OH, ठीक है। ये हमारा ग्लूकोज स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हमारा ग्लूकोज है, ठीक है। अब ये एक काम करना इसको, देखो इसको पहले हम किसके साथ रिएक्ट करता हूं? इसको पहले मैं
साइनोहाइड्रिन के साथ रिएक्ट करता हूं, ठीक है। साइनोहाइड्रिन के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या मिलेगा, देखो क्या मिलता है, वहां पे OH बन जाएगा और साइनोहाइड्रिन आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है। बस इसका सभी सेम होता है, लेकिन लास्ट स्टार्टिंग पे ऑल्डिहाइड के पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होके ये हमारा आंसर मिल जाता है, ठीक है। कुछ नहीं है, देखो मैं इसको अरेस्ट करके नीटली लिख लेता हूँ, ठीक है। डबल बॉन्ड है और एच है, ठीक है। साइनाइड माइनस है, ये अटैक कर लेता है इसके ऊपर और इधर बन जाएगा और OH बन गया, CN है, बस। और सब मतलब सभी चेन सेम है, चेन इज सेम, ओके, चेन इज सेम। अब देखो साइनाइडिन के साथ क्या करेगा, वो रिएक्ट कर रहा है, साइनाइडिन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। क्या बन गया, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बन गया। ये ग्लूकोज था, अभी ये क्या बन गया, अभी ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ठीक है, ये साइनाइड्रिन के साथ ये वाला रिएक्शन दे तो दे चुका है। और अभी किसके साथ, फिनाइल हाइड्रोजन, देखो फिनाइल हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, 3 अमाउंट ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा भाई, हाँ रिएक्ट करता है एक्चुअली। इसमें एक फॉर्म आता है ना, वो कॉम्पो मतलब रिएक्ट करने के बाद एक कंपाउंड का नाम आता है, मतलब मॉलिक्यूल का नाम आता है कि उसको बोलते हैं हम ओसाजोन। कैसे भाई, देखो पहले ठीक है भाई, इसको हम बोलते हैं ओसाजोन। हाँ देखो, ये हमारा रिएक्शन आता है, ठीक है, कब, हम फिनाइल हाइड्रोजन के साथ फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने के बाद हमको मिलता है ओसाजोन। कब, कहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, एक्चुअली वहां पे इधर पे NH2 था ना, NH2, ये दोनों मतलब डिहाइड्रेशन होके हमारा N डबल बॉन्ड बन जाएगा और इधर एक कार्बन के साथ भी ऐसे कर लेता है, ठीक है। देखो हमारा ओजोन बन गया। अब देखो उसके बाद तीसरा कौन सा था, तीसरा है नॉर्मली, कौन सा है तीसरा, हम कर लेंगे NH2OH के साथ, ठीक है, NH2OH के साथ। देखो इसमें भी सेम है, मतलब स्टार्टिंग का ऑल्डिहाइड का ग्रुप है ना, वहां पे एक्सचेंज हो जाता है बस, और कुछ नहीं इधर। 4 टाइम्स और लास्ट में CH2OH बस। ठीक है भाई, चले देखो, अभी NH2OH के साथ ए वाला रिएक्शन दिया। अब सोडियम बाइसल्फेट के साथ देखो, सोडियम बाइसल्फेट के साथ रिएक्ट नहीं करता है NaHSO3। देखो सोडियम बाइसल्फेट के साथ नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं देता है सोडियम बाइसल्फेट के साथ, रिएक्शन नहीं देता है ग्लूकोज, ठीक है। देखो भाई, दिख रहा है ना आपको, यही हमारा रिएक्शन है बस। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, अब फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, रिएक्टिंग, ठीक है, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और साइना हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, और NH2OH के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन लेकिन किसके साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, सोडियम बाइसल्फेट के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, NaHSO3 के साथ नो रिएक्शन, नो रिएक्शन हो रहा है, ठीक है भाई। चलो हमारा आंसर देख लो अभी, हमारा आंसर क्या है भाई, हमारा आंसर क्या क्या पूछ रहा है, हाँ पूछ रहा है कि, क्या पूछ रहा है,
Glucose does not react with the sodium bisulfate. Glucose does not react with the sodium bisulfate. बस इतना ही हमारा आंसर मिल गया, हमारा आंसर। चले, सोडियम बाइसल्फेट का हो गया। अब देखो एट क्वेश्चन, देखो क्या पूछ रहा है एट क्वेश्चन पे, which does not react, which does not increase the rate by affecting the number or nature of the collusion। भाई इसमें क्या मतलब, इसमें क्या हो सकता है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इधर एट क्वेश्चन देखो, which does not increase the rate, does not increase the rate by the affecting the number or nature of the collusion। कैसे, बाय किसके, बाय किसके साथ, एडिंग द कैटलिस्ट। भाई कैटलिस्ट ऐड करके क्या करता है, कैटलिस्ट ऐड करके वहां पे रिएक्शन पाथ फाइंड कर सकता है, प्रोवाइड्स है ना ऑल्टरनेट रिएक्शन पाथ। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब हम एक्टिवेशन एनर्जी देखता है ना, हम कैटलिस्ट ऐड करने के बाद उसका एक्टिवेशन एनर्जी होता है ना, वो लेस हो जाएगा, इट विल बी लेस, सो दैट द रिएक्शन गोस विद अ डिफरेंट पाथ। देखो ठीक है, ये नॉर्मली रिएक्शन का पाथ है, ठीक, ये नॉर्मल रिएक्शन है विदाउट कैटलिस्ट, ये विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है, ये विदाउट कैटलिस्ट है। और अभी कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट ये ट्रांजिशन ये एक्टिवेशन एनर्जी ना ये रिड्यूस करता है, इतना मतलब कोई भी वो इतना तक रिड्यूस कर क्या करेगा, इतना तक रिड्यूस करके एक डिफरेंट पाथ फाइंड कर दिया। हाँ भाई, इस एट क्या कर दिया, वो डिफरेंट पाथ फाइंड कर दिया, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट। विद क्या मतलब कि इधर activation energy has been decreased in presence of a catalyst, but activation energy is normal when there is no catalyst। ठीक है, देख लो, चलो बस हो गया ये, हम लाइक नॉर्मली रिएक्शन रेट है, रिएक्शन रेट है, ठीक है, इसमें क्या होता है ये देखना है बस, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी में क्या होता है, वहां पे कोल्यूशन वगैरह कुछ नहीं होते, वहां पे कोल्यूशन कुछ नहीं होते, वहां पे क्या करता है, रिएक्शन पाथ है ना, वो पाथ को मतलब फास्ट, रिएक्शन फास्ट होने वाला पाथ पे हम रिएक्शन को चलने के लिए करता है कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट का काम वही होता है, वो वहां पे प्रेशर इंक्रीज करके मॉलिक्यूल ज्यादा कोलाइड नहीं होता है, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करके मॉलिक्यूल्स कोलाइड नहीं होता है उधर, और सरफेस एरिया इंक्रीज करके, वहां पे सरफेस एरिया इंक्रीज करके ज्यादा मॉलिक्यूल्स कोलाइड करने का चांसेस भी नहीं करता है, और टेम्परेचर भी इंक्रीज करके ऐसे कुछ नहीं करता है, ठीक है। ओनली इट जस्ट ब्रिंग्स आउट अ न्यू ऑल्टरनेट पाथ टू ट्रेवल द रिएक्शन, ठीक है। चलिए बस, adding a catalyst, we can, by adding the catalyst we can't change, there is no effect by the number or nature of the collision, okay, but there is a effect when adding, when increasing the pressure, decreasing the pressure, or increasing the surface area or decreasing the surface area, or increasing the temperature or decreasing the temperature, we get changes in the number of collision or nature of collision, but we don't find any changes when you add a catalyst. There is only a change in the reaction pathway. The reaction can be a slower if it is the positive catalyst, if it is a negative catalyst the reaction rate increases, ठीक है। चलो बस, वो नाइन वो एट क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखो नाइन क्वेश्चन, देखो नाइन क्वेश्चन अच्छा है, मतलब बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया है, ठीक है, देख लो क्या है। The silver iodide crystallizes in a zinc blend structure, ठीक है, मतलब क्या है, सिल्वर आयोडाइड crystallizes in a zinc blend structure, ठीक है भाई। चलिए, with I minus ions in the lattice points, मतलब कि हमको पता है anions कहाँ पे होता है भाई, anions होता है नॉर्मली इन द लैटिस पॉइंट, लेकिन cations होता है नॉर्मली इन द क्या, कहाँ पे, voids पे, ठीक है, voids पे cations होता है और एनियंस होता है लैटिस पॉइंट पे, ठीक है। वेयर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड बाय द Ag प्लस आयोन्स, Ag प्लस आयोन्स टेट्राहेड्रल वॉइड्स में कितना परसेंट होता है वो देखना है बस। कैसे देखना है भाई, हाँ देखो, तो सिंपल है, ये भी कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या पूछ रहे कि नॉर्मली Ag सिल्वर आयोडाइड होता है ना, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना भाई, Ag सिल्वर आयोडाइड जिंक ब्लेंड का, जिंक ब्लेंड का लैटिस मतलब लैटिस स्ट्रक्चर होता है, जिंक ब्लेंड का लैटिस स्ट्रक्चर,
जिंक प्लेन का लैटिस स्ट्रक्चर दिखाता है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, कितना नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, 2 इंटू एन, है ना। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इक्वल 2 इंटू एन, ठीक है। इतना नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, लेकिन एन मतलब एन क्या होता है, एन होता है Ag प्लस आयोन्स टू ऑक्यूपाई दीज वॉइड्स आर एन Ag प्लस आयोन्स, एन Ag प्लस आयोन्स, ठीक है। एन Ag प्लस आयोन्स है, चले भाई ठीक है, हमको पता है, लेकिन टोटल कितना है, नॉर्मली टोटल है 2n है, लेकिन Ag प्लस आयोन्स कितना है, n Ag प्लस आयोन्स है। वहां पे फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हमको एक चीज पता चल गया कि नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स है 2n है, ये टोटल है, ठीक है। ये टोटल टेट्राहेड्रल इतना वॉइड्स है, ठीक है, वहां पे इतना वॉइड्स है, ठीक है, लेकिन n क्या है, इधर n होता है नंबर ऑफ Ag प्लस आयोन्स। वहां पे हमको फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स है 2n, वहां पे n कितना है, Ag प्लस आयोन्स कितना है, n है, मतलब हमारा फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स आता है ओनली 50%। भाई इतना सिंपल है, देखो इसमें क्या करना है, बस कुछ नहीं है, नॉर्मली हम कंसिडर करना है टेट्राहाइड्रल वॉइड्स है 2n है, ये नॉर्मली हमको पता है टेट्राहाइड्रल वॉइड्स आर 2n टाइम, मतलब दे आर डबल टेट्राहाइड्रल वॉइड्स, बट व्हाट इज द n वैल्यू, n will be the ion present here, which is ion, cation, that is a Ag plus ion, that will be our n. So total fraction find करने के लिए number of ions divide by total number of voids, ठीक है, तो हमको मिल जाएगा 50%, बस सिंपल। ऑफ मतलब कितना है, ऑफ मतलब कि 50%, वन मतलब कि 100% होता है, और हाफ मतलब कि 50%, बस मिल गया हमारा आंसर, देख लो चले। देखो Ag ion, Ag iodide crystallizes in a zinc blende structure with the I plus ion lattice points, and what fraction of tetrahedral voids occupied by Ag plus ions, it will be the 50%, बस by simple, है ना। चले देखो, और 10 क्वेश्चन देखो, 10 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, 10 क्वेश्चन, हाँ 10 क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच कार्बोनाइल कंपाउंड हैज अ मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। भाई मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट फाइंड करने के लिए हम एक चीज देखना है, एरोमेटिसिटी, है ना। इसमें एरोमेटिक कौन सा कंपाउंड मैग्नेटिक मतलब मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट दिखाता है, किसका ज्यादा एरोमेटिक नेचर है और किसका ज्यादा स्टेबल नेचर है, उसको हम एरोमेटिक बोल के उसको हम ज्यादा मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें चांसेस है ज्यादा इसका, ये कैसे भाई, देखो इसमें डाइपोल मोमेंट देखो कैसे आता है, डबल बॉन्ड है और इधर सिंगल बॉन्ड है, ओ माइनस प्लस, और इसका देखो नॉर्मली, इसको वो देखिए, इसका माइनस देखो, इसको प्लस, और इसका भी ऐसे ही है, माइनस प्लस बी आ रहा है, और इसका भी सेम है, माइनस प्लस है। लेकिन देखो ये फॉलो कर रहा है 4n+2 रूल ना, व्हेन n इज इक्वल टू 0 यू गेट 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो इधर कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ भाई इधर तो एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड मतलब कि वन डबल बॉन्ड मतलब कि कितना इलेक्ट्रॉन्स है, वन डबल बॉन्ड मतलब कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो इधर कितना है, हाँ भाई इधर तो 2 ही है, और इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन है, हम रिंग में कंसीडर कर लेंगे, वहां पे है 2n+2 4n+2 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, तो केल्स रूल फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा बन गया मोर एरोमेटिक, मतलब कि मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट दिखाता है ऑप्शन ए। लेकिन इस तीनों का चांस ही नहीं है भाई, इस तीनों का हम बोल ही नहीं सकते कैसे फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन इसमें ज्यादा स्पेसिफिकली हम बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट कब स्टेबिलिटी आता है, वहां पे डाइपोल मोमेंट हमको इजीली अवेलेबल हो सकता है। चले भाई चले, 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब चले 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि 11 क्वेश्चन, द आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग, रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड करना है, इधर क्या है देखो, पहला वाला स्टेटमेंट पढ़ो, atomic radius of the element decreases on moves across the left to right in the second period, वो कोई भी वो पीरियड हो, और फर्स्ट हो सेकंड हो थर्ड हो, लेकिन हमको एक चीज पता है, ऑटोमिक रेडियस डिक्रीजेस along a period, क्यों, क्योंकि वहां पे z effective is increasing, hence
एटॉमिक रेडियस इज डिक्रीजिंग। हाँ भाई, ये चीज करेक्ट है, क्योंकि हमको एक चीज पता है, along a period from left to right, z effect is increasing and hence atomic radius automatically decreases। ठीक है, बस ये तो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, और सेकंड देखो, एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस एज ऑन मूव्स डाउन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। हाँ भाई, ऑब्वियसली देखो क्या है, अप टू डाउन, अप टू डाउन क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या कर रहा है, वहां पे ऑर्बिटल्स आर इंक्रीजिंग, ऑर्बिटल्स आर इंक्रीजिंग, ऑर्बिटल्स आर इंक्रीजिंग एंड z effect is decreasing। इसके वजह से एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। चले भाई, ये ऑप्शन ही ठीक है, ऑप्शन बी भी ठीक है। क्यों? हमको पता है एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस एज वन मूव्स डाउन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये भी ठीक है। और देखो, अमोंगस्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेस मतलब क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज ऑन द एनायन, लार्जर इज आयनिक रेडियस। ऑब्वियसली देखो, अब इलेक्ट्रॉन्स देखो, कोई भी हो, देखो हम देखो सोडियम को, ठीक है, सोडियम का क्या भाई, सोडियम का 111 है ऑटोमिक नंबर, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 है, मतलब इसका ये तो नॉर्मली Na+ ही बन जाता है, Na- नहीं बनता, कभी नहीं बन सकता है, लेकिन हम बना लेंगे हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, क्या करेंगे, हम इसको ज्यादा बढ़ा लेंगे। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, अभी इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर लेंगे और इसमें 3p ऐड कर लेंगे। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है भाई, अभी इसमें इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा रहा है। हम कब इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाते हैं ना, क्या होता है, देखो हम इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा रहा है, वहां पे इनसाइड द न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस, हम न्यूक्लियस में हम कोई भी चार्ज नहीं बढ़ा रहा है, इनसाइड द न्यूक्लियस वी आर नॉट इंक्रीजिंग द प्रोटॉन और अ न्यूट्रॉन, वी आर जस्ट इंक्रीजिंग ओनली इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कि z effect विल बी कांस्टेंट, है ना, z effect विल बी कांस्टेंट, है ना, बट इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजिंग, इसका मतलब क्या है, z effect कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है, मतलब कि एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीजिंग, एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीजिंग, मतलब कि आयनिक रेडियस इज गेटिंग इंक्रीज। चले देखो, अब देखो तीसरा, फोर्थ स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है, ये भी ठीक है, among isoelectronic species smaller the positive charge on the cation, smaller is the ionic radius। भाई इसमें कुछ गलती दिया है, क्यों, क्या गलती दिया है भाई, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्मॉलर इज द आयोनिक रेडियस। ठीक है क्या, ग्रेटर द, एक्चुअली ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज देना चाहिए था। नहीं, ये क्या दिया है क्वेश्चन पे, among the isoelectronic spaces smaller the positive charge, पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर होते रहते हैं, स्मॉलर इज आयनिक रेडियस, नहीं ये गलत है, नहीं, पॉजिटिव चार्ज लार्ज होना चाहिए था ना, हाँ ये गलत आंसर है। ठीक है, ये गलत आंसर है, क्यों, क्योंकि इधर क्या होता है, इधर नॉर्मली लार्जर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, क्योंकि स्मॉलर पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या है, स्मॉलर पॉजिटिव चार्ज मतलब कि नॉर्मली देखो, स्मॉलर पॉजिटिव चार्ज मतलब कि सोडियम प्लस है, ठीक है, और मैग्नीशियम 2+ है और अल्यूमिनियम 3+ है। ठीक है, इसमें किसका साइज छोटा है, किसका साइज छोटा है भाई, किसका साइज छोटा है, हाँ हम किस देखो, नॉर्मली अल्यूमिनियम 3+ का लेस साइज है, क्यों भाई, लेस साइज क्यों है, क्योंकि वहां पे लार्जर कैटायन है, लार्जर कैटायन है, लार्जर कैटायंस है। ठीक है, इसमें इसमें साइज ज्यादा है, साइज इज
मोर क्यों भाई, साइज मोर क्यों है, क्योंकि इधर पे स्मॉलर कैटायन है, ठीक है। स्मॉलर लार्जर कैटायन है, कैटायन क्या भाई, 3+ चार्ज है, 3+ चार्ज है, दिस इज अ लार्जर चार्ज, लेकिन प्लस चार्ज है स्मॉलर चार्ज, इसके वजह से इसका साइज विल भी ज्यादा है, इसके वजह से इसका साइज लेस साइज होता है, ठीक है, समझ रहे हो, साइज इज मोर। वो इस सेंटेंस का कहना का मतलब वही है, among isoelectronic spaces smaller the positive charge, smaller the positive charge, larger is the ionic radius, क्या भाई, larger is the ionic radius, लेकिन क्या दिया है, स्मॉलर दिया है, ये गलत है, ठीक है भाई, ये गलत आंसर है। मिल गया, मिल गया हमारा 11th आंसर। चल ठीक है, अब देखो, हम चलेंगे 12th के ऊपर। 12th क्वेश्चन देखो, क्या पूछे 12th क्वेश्चन, the structure of a sulfur dioxide molecule SO2 may be given as, हाँ भाई, सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, देख देख दिखाओ, मैं दिखाओ क्या, हाँ देखो मैं दिखा देता हूँ इसको, सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर देख, ये क्या भाई, सल्फर डाइऑक्साइड है ना, ठीक है भाई, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, इसमें क्या करना है, हम इसमें देखना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। सल्फर देखो, सल्फर है हमारा सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, सेंट्रल एटम है, ठीक है, सल्फर कितना है, इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 5 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर विल बी 6 वैलेंस, बिकॉज इट्स अ फैमिली ऑफ ऑक्सीजन, राइट, योर ऑक्सीजन इज हैविंग द सेम एंड सल्फर इज आल्सो हैविंग द सेम, सो ठीक है, सल्फर है, और ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बन सकता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बन सकता है ना, 2 बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन है, 2 बॉन्ड, और एक लोन पेयर है, इसके वजह से ये बेंड हो जाएगा, इसके वजह से ये 2 लोन पेयर बेंड हो जाएगा, ये नॉर्मली, नॉर्मली क्या बन जाएगा, बेंट शेप बन जाता है, कौन सा शेप है, बेंट शेप बन जाता है, ठीक है। चल देखो, ये बेंट शेप है, बेंट शेप क्यों बन गया भाई, देखो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वहां पे क्या बन जाता है, वहां पे लीनियर बन जाता है, लेकिन वहां पे लोन पेयर्स तो नहीं है, 0 लोन पेयर्स, ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर्स, ठीक है, इसमें कितना है, इसमें 1 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, इसके वजह से ये बेंट हो जाएगा, लोन पेयर की वजह से दिस गोस विद बेंट शेप, और ड्यू टू 0 लोन पेयर्स इट गोस फॉर अ लीनियर शेप, ठीक है भाई, बस चले, आंसर क्या है भाई, हमारा आंसर है बेंट आना चाहिए, बेंट। हाँ अब देखो 13 क्वेश्चन, देखो भाई 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं भाई, 13 क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि नॉर्मली द स्ट्रक्चर, एनएमआर का क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन, एनएमआर का क्वेश्चन तो मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है एनएमआर का। चल ठीक है, देख लो क्या पूछ रहे हैं भाई, 13 क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड दैट मैचेस अ प्रोटॉन एनएमआर डेटा गिवन बिलो, कौन सा प्रोटॉन एनएमआर डेटा मैचेस होता है, ठीक है, देख लो, डीएमएसओ डी6 है, प्रोटॉन एनएमआर का सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट होता है, ठीक है, डीएमएसओ डी6 है, ये नॉर्मली ये सॉल्वेंट यूज करता है, सॉल्वेंट यूज करते हैं डीएमएसओ डी6, हम ड्यूटेरियम फॉर्म यूज करता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे रिप्लेसेबल हो गया तो हमको कोई दिक्कत ना नहीं होता, ठीक है, इफ हाइड्रोजन आर रिप्लेसेबल वी वोंट गेट अ पीक, ओके। चल देखो, पहला कौन सा था, पहला है 7 पॉइंट केमिकल शिफ्ट, देखो मैं आपको इजी तरीका से बोलता हूं, ठीक है, पहले यही देखना है, पहले 3 हाइड्रोजन का देखो, 3 हाइड्रोजन का सिंपल से हम चलेंगे, 3 हाइड्रोजन का देखो, नहीं मतलब देखो रुक, हाँ हाँ देखो, 1 हाइड्रोजन का देख लेंगे पहले, फर्स्ट हाइड्रोजन ऑफ एरोमेटिक बेंजीन रिंग, मतलब एरोमेटिक बेंजीन रिंग में कहां पे अटैक हुआ है वो देखना है, ठीक है, चले देख लो, 7.75, ये क्यों आता है भाई, ये नॉर्मली ड्यू टू अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से वहां पे डीशील्डिंग होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से डीशील्डिंग हो रहा है, ठीक है, डीशील्डेड, ठीक है, डीशील्डेड होके ज्यादा केमिकल शिफ्ट आ गया है,
देखो किसी का ज्यादा केमिकल शिफ्ट है क्या? हाँ, इसका ही ज्यादा केमिकल शिफ्ट है। इसमें हम देख लेंगे कौन सा आता है इसमें, है ना? इसमें कौन सा आ सकता है? देखो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसके अगल बगल में देखो क्या है, इसमें एक हाइड्रोजन है और इसमें एक हाइड्रोजन है और इसमें एक हाइड्रोजन है। ये तो दूर हो गया, ये तो बहुत दूर हो गया, है ना? ये भी दोनों बहुत दूर हो गया। लेकिन ये देखो ये बहुत पास है, दिस इज मोर नियरर, सो यू कैन टेल दैट दिस इज पॉसिबल, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ अ दिस केमिकल शिफ्ट हियर, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ अ दिस हियर। बट इसका क्या है, इसका डबल डबलेट दिया है, इसका डबल डबलेट मतलब कि एक डबलेट दिया है कि 3J कपलिंग के लिए और दूसरा डबलेट दिया है 4J कपलिंग के लिए। ठीक है, कैसे? देखो इसमें एक हाइड्रोजन है इधर, है ना? इससे हम इसके हमको डबलेट मिल जाएगा, 3J डबलेट मिल जाएगा। ठीक है, और लेकिन इसमें तो हाइड्रोजन ही नहीं है इधर, है ना? इस इधर हाइड्रोजन हो गया तो ये भी डबल डबलेट फॉर 3J आता है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन ही नहीं है इधर, इधर नो हाइड्रोजन है। ठीक है, इधर हाइड्रोजन नहीं है, इसके वजह से ये हमको डबल डबलेट नहीं बन सकता है। ठीक है, इसके वजह से ये हमारा गलत आंसर एक नहीं है। ठीक है, और इसमें देखो इसमें है क्या, इसमें तो हाइड्रोजन भाई सिंपल एक ही 7.75 इसका ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें डबल डबलेट दिया है और एक ही हाइड्रोजन होना चाहिए। कोई भी चांसेस है फ्रॉम दिस वी कैन कंप्लीटली कंप्लीटली रिमूव ऑल द ऑप्शंस। ठीक है, और देखो इसका देखो हाइड्रोजन है इधर, लेकिन इसमें डबलेट आ सकता है और आप बोल सकते हैं कि यही पे भी आ सकता है ना। देखो इसमें 3J कपलिंग हो सकता है, इसमें 4J कपलिंग हो सकता है ना? 3J कपलिंग 4J कपलिंग का चांसेस है इधर। ठीक है, लेकिन लेकिन क्या है, J इज इक्वल टू 8.8 है। ठीक है, 8.8 हर्ट्ज, ये तो 8.8 है और इसका देखो 2.4 है। हाँ भाई ठीक है, और इसको देखो हाइड्रोजन इधर है, हाइड्रोजन इधर है, मैं इसको रिमूव कर लेता हूं इसको, ये गलत आंसर है। ठीक है, ये गलत आंसर है, मैं आपको मेंशन कर दिया पहले। ठीक है, ये गलत आंसर है और इसका तो चांसेस है, और इसका तो 3J कपलिंग है और इसका तो 4J कपलिंग है। ठीक है, ये दोनों का चांसेस है, लेकिन इसका देखो इसका हाइड्रोजन है लेकिन इसका 3J कपलिंग ही नहीं है, इसका 3J कपलिंग ही नहीं है और 4J कपलिंग तो है लेकिन 3J कपलिंग नहीं है, तो डबलेट ऑफ डबलेट नहीं दे सकता है ना। हाँ, ये भी गलत है, ये भी गलत है, लेकिन ऑप्शन हमारा बी एंड सी में दोनों का देख लेंगे। पहला कौन सा देख रहे थे हम? देखो 7.75 ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोल दिया मैं, और पॉसिबिलिटी है 3J, वहां पे डबलेट डबलेट दिया मतलब कि वन डबलेट फॉर अ 3J कपलिंग एंड वन मोर डबलेट फॉर अ 4J कपलिंग। ठीक है, वन मोर डबलेट फॉर द 4J कपलिंग। इधर पे 4J कपलिंग एंड अ 3J कपलिंग इज both possible only in a option B and option C. It's not possible in option A and it's not possible in option D. ठीक है, only option B and option C is a possibility. Okay, चले इसको मान लेंगे हम। और दूसरा देखो ऑप्शन, नेक्स्ट देखो 7.58 है और डबलेट है, मतलब भाई 7.58 डबलेट मतलब कि 7.58 है, वहां पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना? इधर पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसके वजह से हमको कौन सा मिल सकता है? देख लो, इसके वजह से हमको कौन सा मिल सकता है? वन हाइड्रोजन होना चाहिए। देखो इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लेकिन इसमें तो चलेंगे हम, हमको केमिकल शिफ्ट नहीं, हम मान लेंगे हमको केमिकल शिफ्ट नहीं पता, ऐसे ही फाइंड करना है। ठीक है, हम ऐसे ही फाइंड करना है, हमको केमिकल शिफ्ट नहीं पता है, हमको ऐसे ही फाइंड करना है। ठीक है, चले वो भी चलेंगे, चलेगा। और इसको देखो मतलब कि इफ सी इज अ राइट आंसर, व्हाट शुड आई गेट? वी कुड हैव गेट योर doublet and doublet, right? We could have get your doublet and doublet, okay? लेकिन देखो इसका क्या बोलता है, मैंने बोल दिया कि ये हाइड्रोजन है ना, ये वाला हाइड्रोजन के लिए डबलेट डबलेट मिलता है क्योंकि वहां पे 3J कपलिंग 4J कपलिंग होता है, और इसका भी डबलेट और डबलेट मिलना चाहिए, और इसका भी डबलेट और डबलेट। क्यों? 3J 4J कपलिंग होता है इसमें, मतलब कि सभी वन हाइड्रोजन किस किस के पास है ना, सभी के पास डबलेट 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 मिलना है, लेकिन हमारे पास सभी को डबलेट डबलेट नहीं मिल रहा है ना? सभी को डबलेट डबलेट नहीं मिल रहा है, यही गलती हो गया भाई, यही गलती है। ठीक है, चले हमारा ऑप्शन हम इसमें कंफर्म कर सकते हैं, हमारा ऑप्शन क्या है? हमारा ऑप्शन होता है ऑप्शन बी है। ठीक है, चले देखो और क्या 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 और क्या क्या देख सकते हैं, सिमिलरिटीज क्या क्या हो सकता है इधर, और सिमिलरिटीज देख लेंगे हम क्या क्या पॉसिबिलिटी है।
और सिमिलैरिटीज है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है दोनों का, इसका तो 7 पॉइंट, इसका आता है 7.58 आता है इसमें, और इसमें आता है कौन सा है, इसमें आता है 7.75 है, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसकी वजह से थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसमें पूरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कोई नहीं है, ओनली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। देखो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का है, ठीक है। चले, और इसका कितना आता है, इसका आता है 6.70, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब कि इसका, इफ OMe was not there, this chemical shift would have been increased, but here OMe is also there. What does it do? It just donate the electron and make some shielding, and this just withdraws electron and makes de-shielding. So we got the 7.52 value, but here there is only electron withdrawing group because electron donating group is also so far, है ना। तो इसका तो नजदीक है इसलिए 6.70 बनाते हैं, लेकिन इसका तो बहुत दूर है, ठीक है। और ऐसे भी देख सकते हैं ना हम, इसका तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या है, इसका तो मिनिमम आना चाहिए था, और इसका तो मैक्सिमम आना चाहिए था, और इसका तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम ही आना चाहिए था, सेम ही आ गया। लेकिन मैंने बोला ना डबलेट, मतलब कि इसका कब डबलेट ऑफ डबलेट डबलेट, इसमें हम फाइंड करना है बस। चले, और ऑप्शन होता है बी ऑप्शन है बी। चले भाई चले, देखो भाई 14 क्वेश्चन, देखो 14 क्वेश्चन। A mixture of calcium chloride and a sodium chloride weighing 4.4 gram is treated with a sodium carbonate solution to precipitate all the calcium 2 plus ions as a calcium carbonate। मतलब कि हमारे पास क्या था, मैं इसको रिएक्शन लिख लेता हूं पहले, ठीक है, मतलब पढ़ के लिख लेंगे। मिक्सचर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड वेइंग 4.44 ग्राम, ठीक है। दोनों का वेई होता है 4.4 ग्राम। कौन सा है, मिक्सचर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड प्लस सोडियम क्लोराइड, दोनों को वेई होता है 4.44 ग्राम, ठीक है। ट्रीटेड विद द सोडियम कार्बोनेट, दिस इज ट्रीटेड विद द सोडियम कार्बोनेट, ओके। ये तीनों treated with a sodium carbonate precipitate all the calcium 2 plus ions as a calcium carbonate। ये तीनों रिएक्ट करके हमको मिल जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, प्रेसिपिटेट करता है ऑल द कैल्शियम्स प्लस, और भी हमको कुछ मिलता है ना, सोडियम क्लोराइड मिलता है प्लस NaCl मिलता है, ठीक है। अब हमको सी कैल्शियम कार्बोनेट का ही हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आगे के देखो, calcium carbonate is obtained on eating strongly to get a 0.56 ग्राम, मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम ईट करके, कैल्शियम कार्बोनेट को हम ईट करके हमको मिल जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एवोपरेट हो जाएगा, ठीक है, इतना मिल जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, अब बोल रहा है कितना कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन ऑन ईटिंग स्ट्रांगली टू गेट 0.56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, 0.56 ग्राम, ठीक है। चले, और द परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड इन द मिक्सचर, हाँ भाई, मतलब कि अब हमको सोडियम क्लोराइड कितना है वो फाइंड करना है भाई। ये तो बहुत बढ़िया है, मतलब कुछ भी पूछ रहे ना, हाँ, लेकिन वो तो सिंपल है। कैसे, कैसे कि नॉर्मली हमको एक चीज पता है, क्या है, कैल्शियम क्लोराइड से हम माइनस कर सकते हैं ना। देखो, इफ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ कैल्शियम क्लोराइड, वी कैन माइनस द टोटल वेट माइनस कैल्शियम क्लोराइड। देखो टोटल वेट कितना भाई, 4.44 ग्राम है। ये किस किस का है, एक कैल्शियम क्लोराइड का प्लस सोडियम क्लोराइड का, है ना, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का। अब हम कैल्शियम क्लोराइड फाइंड कर सकते हैं, कैसे, हम इससे फाइंड कर सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड, एंड वी कैन फाइंड द सोडियम क्लोराइड एज 4.44 ग्राम माइनस कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। अब हम कैल्शियम क्लोराइड का वेट फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना है, फ्रॉम कैल्शियम ऑक्साइड। कैसे भाई, देख लो, नॉर्मली 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव 0.56 ग्राम, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव 0.56 ग्राम, और अब 1000 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स आउट 111 ग्राम। सॉरी, पहले हम 1000 कैल्शियम को, मतलब कि इसका वेट है ना, मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 100, और इसका होता है कैल्शियम ऑक्साइड का 111 ग्राम,
ठीक क्या? ना ना मत सॉरी, नॉर्मली 0.56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड का बन गया, ठीक है, 0.56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड का बन चुका है, और 1 ग्राम से 0.56 ग्राम बन गया, मतलब कि हम 100 ग्राम के लिए रेशियो ले रहे हैं, हम 100 ग्राम के लिए रेशियो ले रहे हैं, ठीक है, 100 ग्राम के लिए इतना बनता है और 1 ग्राम के लिए 0.56 ग्राम बन लेता है, ठीक है। अब देखो, अब क्या मिला, अब हमको मिला है कि 1.1 ग्राम, कैसे भाई 1.1 ग्राम कैसे? हाँ वही तो बात है, सॉरी कुछ गलती हो गया क्या इधर? हाँ भाई ये तो गलत हो गया, क्यों? हम कैल्शियम ऑक्साइड का नहीं देखना है, हम देखना है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड का देखना है। हाँ वही वही देखो, सॉरी गलत है भाई, ये गलत है, ठीक है। देखो हम क्या फाइंड किया, हम फाइंड किया कि 0.56 ग्राम से हम फाइंड किया 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। अब 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स अ 1.1 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, और 100 ग्राम गिव्स आउट अ 111 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। बस ये चीज रखना है हमको। 100 ग्राम कैसे मिला, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है, और कैल्शियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट है 111 ग्राम्स, ठीक है। और हम इससे हम फाइंड कर दिया 1 ग्राम के 1.1 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड आ जाएगा, बस कैल्शियम क्लोराइड मिल गया। अब क्या करना है, अब इधर सब्स्टिट्यूट करो, देखो इधर सोडियम क्लोराइड के लिए 4.44 ग्राम था, माइनस कैल्शियम क्लोराइड का कितना है 1.11 ग्राम्स है, बस कितना आ गया सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड का आ गया है 33.33 ग्राम्स, और इसका कितना फ्रैक्शन देखना है, तो टोटल कितना है 4.44 और 3.33 इंटू 100, मिल गया हमारा आंसर, कितना आता है 75% आता है भाई, 75%, बस 75% ऑफ अ सोडियम क्लोराइड। चले चल, कितना भाई आंसर है 75%, ठीक है भाई 75%। चलो दोस्तों, आज हम इतना तक खत्म कर लेंगे, ठीक है, और हम आगे से हम फाइंड कर लेंगे, हम आगे नेक्स्ट सेक्शन पे हम 15 को, हम आगे से नेक्स्ट 15 क्वेश्चन से हम फ्रॉम अगला सेक्शन पे हम शुरू कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, धन्यवाद, ठीक है। आप सभी कीप रीडिंग, कीप वॉचिंग, ठीक है, कीप सपोर्टिंग, ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।